हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 9 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज की क्लास में कॉस्ट शीट जो स्टार्ट करेंगे, इन द प्रीवियस क्लास हमने एस्टिमेटेड किया था, एक साल था, उसके बेसिस पे दूसरा बनाया था, बराबर है। आज कॉस्ट शीट एस्टिमेट करेंगे बट थोड़ा सा अलग तरीके से। अलग तरीका क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा है, शायद ये वाला पिछले क्लास का था, बराबर है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ये भी है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जैसा जाना पहचाना बना के दिया है। ये जो दिया है ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने ऐसा लिखा है। आपको 2023 का डिटेल दिया है जिसमें नेट प्रॉफिट क्या क्या लगा है, क्या क्या एक्सपेंसेस, क्या क्या सब दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए 2023 का कॉस्ट शीट को ध्यान में रखते हुए 2014 का कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। 13 दिया है, सॉरी 23 दिया तो ये 24 रहेगा, ईयर में करेक्शन रहेगा, 2024 का बनाने का रहेगा, ठीक है क्या। हाँ, बट उसके पहले ये जो 2013 का जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये जो 23 का जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये टी फॉर्मेट में दिया है। और कॉस्ट शीट टी फॉर्मेट में नहीं रहता है, कॉस्ट शीट ऐसे फॉर्मेट में रहता है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, 2013 या 23 जो भी है, पहले उसको प्रिपेयर करना है, फिर इसको ध्यान में रख के 2024 को प्रिपेयर करना है। पॉइंट क्लियर हुआ? अरे हाँ, अब इसमें जो भी चीज़ दिया है सब इधर लिखना है, बट ध्यान में रखने का कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते जो सिर्फ कॉस्ट शीट में आते, इधर नहीं। मतलब जो खर्चा इधर है, ज़रूरी नहीं कि वो सारा खर्चा इसमें आए। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कॉस्ट और दूसरे एक्सपेंसेस सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो कुछ खर्चे इसमें जो रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो सारे खर्चे उधर आए। क्लियर? समझा मैंने क्या बोला है? ये एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, फाइनेंस अकाउंटेंट ने ये आपको बना के दिया है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसा प्रिपेयर करता है। कॉस्ट अकाउंटेंट सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड करता है, बट फाइनेंस का भी रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट का भी रिकॉर्ड करता है। तो इसके लिए ऐसा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब अपने को जो इसमें से चाहिए वो सब चीज़ वहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले अपने को डायरेक्ट मटीरियल चाहिए। रॉ मटीरियल परचेज दिया हुआ है, दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक कहीं पे दिया है क्या? नहीं। तो अगर आपको याद हो तो जब भी रॉ मटेरियल का एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आता है तो हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, याद आया। ऐड परचेज, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही लिखते थे। तो क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है क्या? परचेज है। डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा रॉ मटेरियल नाम पे कोई खर्चा है क्या? नहीं। बट क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का। तो 80 में से 5000 क्या हो जाएगा? माइनस 80,000। कुछ नहीं, माइनस 5000 करोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा? अरे पॉइंट समझ में आया? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट 75,000। आई होप ये क्लियर है। अरे हाँ, रॉ मटेरियल बाद क्या ढूंढने का? लेबर है ना, वेजेस 30,000, वेजेस 30,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर 25,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000। समझा? ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट 75, 25, 1,30,000 हो जाएगा। यहाँ पे 1,30,000। अरे बराबर है, यहाँ पे 1,30,000। उसके बाद फैक्ट्री का खर्चा रिकॉर्ड करना है। तो भाई फैक्ट्री का एक्सपेंसेस दिया है 40,000, वहाँ पे टोटल बाद में आएगा, बट फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000 डाल दिया। अब उसको ऐड करूँगा तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। फिर ऑफिस का खर्चा, ऑफिस सैलरी आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते नहीं है, ऑफिस सैलरी आ गया, ऑफिस रेंट आएगा, सेलिंग नहीं, अभी नहीं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं, गुडविल नहीं, ये सब सेलिंग का खर्चा सेलिंग में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उसमें आता नहीं है, गुडविल उसमें आता नहीं, उसका गुड्स से कोई लेन देन नहीं है। और कोई ऑफिस का खर्चा है क्या? नहीं।
इनकम में सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक, डिविडेंड नहीं, डिस्काउंट नहीं, तो मतलब इतना ही खर्चा आने वाला है। अरे बराबर है। अब इन सब को ऐड करना, सेलिंग खर्चा, सेलिंग में और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स लिख दो, कितना दिया, 2,50,000। 2013 का कॉस्ट शीट समझ में आया? तीनों को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। यूनिट्स वगैरह दिया है क्या? यस, यूनिट्स दिया हुआ है। सेल्स यूनिट कितना दिया है? 2500। यहाँ से लेके यहाँ तक सेम, कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो सेम, ऊपर तक भी सब सेम ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर? अरे हाँ, चलिए, सबका यूनिट तो सेम है। डिवाइड करो, डिवाइड करो, प्राइम कॉस्ट डिवाइड करो ऑफिस कॉस्ट, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, सेम यहाँ पे आ जाएगा। डन है। ऐड करूँगा सेलिंग खर्चा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? 2.5 लाख में 2,19,000 माइनस करोगे, बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। समझा या बाउंसर गया? समझा है? पक्का समझा है? जो अभी मैंने किया, ये कॉस्ट अकाउंटेंट और ये फाइनेंस अकाउंटेंट, इसके ऊपर एक टॉपिक आएगा आगे, रिकंसिलेशन जिसे कहेंगे, रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंस। रिकंसिल मतलब रीचेक करना कि जो जो खर्चा इधर है क्या वो सारे खर्चे इधर है क्या? जरूरी नहीं है, नहीं है मतलब आपका एडजस्टमेंट है। टॉपिक जब आएगा तब। अभी के लिए कॉस्ट शीट समझ में आ गया? समझा है यहाँ तक? अच्छे से समझा है? अब चलिए 2014 में जाते हैं। 2014 में उसने बोला है कि अगर आप 2014 का कॉस्ट शीट बना रहे हो तो जो यूनिट प्रोड्यूस और जो सेल्स हुआ है वो राइज होगा कितना परसेंट? तो भाई मैंने पहले 2013 में कितना यूनिट प्रोड्यूस और सेल किया था? सेल 2500 किया था और प्रोड्यूस भी 2500 ही किया था। तो अभी भी प्रोड्यूस और सेल 20% बढ़ेगा। तो 2500 का 20% बढ़ाओ, कितना आएगा? 2500 का 20% बढ़ाओ, कितना आएगा? 3,500 बढ़ेगा ना। तो यूनिट प्रोड्यूस सेल्स कितना हो जाएगा? 3,000। तो जितना प्रोड्यूस जितना सेल्स का यूनिट 3,000 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? प्रोड्यूस भी और सेल्स भी 3,000। डन है। आगे बढ़ते हैं। आगे सेकेंड एडजस्टमेंट पे जाता हूँ। क्या बोला है? प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट विल राइज बाय 10%। 2013 में रेट पर यूनिट मटेरियल का कितना था? 30 रुपया था। अब वो 10% बढ़ जाएगा, मतलब वो 33 हो जाएगा। अरे हाँ, 33 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अंडरस्टूड? 3,000 इंटू 33 करोगे 99,000 हो जाएगा। बराबर है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। डायरेक्ट वेजेस 25% बढ़ेगा। डायरेक्ट वेजेस कितना था? 12 था। 12 का 25% निकालो, 12 इंटू 25%, 3 रुपया बढ़ेगा। मतलब 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा। यूनिट तो सेम ही रहेगा। 3,000 इंटू 15 करोगे 45,000 हो जाएगा। अरे बराबर है। आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? डायरेक्ट वेजेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 5,000 इन टोटल। टोटल 5,000 रुपया ही बढ़ेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले 25 था, अब 5,000 रुपए बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो 30,000 हो जाएगा। यूनिट तो 3,000 ही रहेगा, डिवाइड करोगे तो पर यूनिट। अब तीनों को ऐड करने से क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। 3,000 यूनिट, 3 3 3 9 नहीं करना है, 3,000 यूनिट 99, 45 और 30, टोटल आ जाएगा 1,74,000। डिवाइड बाय 3,000 करोगे तो 58 आ जाएगा। डन है इतना? डायरेक्टली आप इसका ऐड करोगे ना तो 58 मल्टीप्लाई करो तो भी, इसको ऐड करके डिवाइड करोगे तो भी सेम ही आएगा। डन है इतना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री का खर्चा पर यूनिट इंक्रीज होगा 25%। तो फैक्ट्री का खर्चा कितना था भाई? पहले फैक्ट्री का खर्चा 16 रुपया पर यूनिट था। अब कितना बढ़ेगा? 25% बढ़ेगा। तो 16 प्लस 25% यानी कि 20 रुपया टोटल आ जाएगा। यूनिट 3,000 ही रहेगा। 3,000 इंटू 20 60,000 हो जाएगा। अरे बराबर है। ऐड करेंगे 60,000, 2,34,000 टोटल आएगा। 3,000 से डिवाइड करोगे तो 78 हो जाएगा। समझाइए? चलिए आगे बढ़ते। ऑफिस प्रीमाइसेस, जरा ध्यान से। ऑफिस प्रीमाइसेस
which was on rental basis in 2013 would be purchased by the company on which depreciation would be 6,000 in 2014. अब एडजस्टमेंट कुछ ऑफिस प्रीमाइसेस के ऊपर है। देखो हमारे पास ऑफिस में दो खर्चा था, एक ऑफिस सैलरी था और एक ऑफिस रेंट था। सैलरी के बारे में कुछ बोला है क्या, एक बार चेक कर लेते। सैलरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, सीधा ऑफिस प्रीमाइसेस के बारे में बोला है। मतलब जो ऑफिस का पगार था वो तो सेम ही रहेगा। तो ऑफिस का पगार पहले कितना था 25, तो अभी भी पगार कितना रहेगा 25। कुछ नहीं बोला है तो खर्चा सेम ही रहेगा, बराबर है। लेकिन उसने बोला है कि जो ऑफिस का प्रीमाइसेस था, जो भाड़े पे था, जिसका भाड़ा तुम कितना भर रहे थे 12,000, वो प्रीमाइसेस अब इन्होंने परचेज कर लिया। ऑफिस का जो प्रीमाइसेस था, जो भाड़े पे था 2013 में, वो हमने परचेज कर लिया है। और जब परचेज कर लिया है तो रेंट आएगा क्या, आएगा क्या, नहीं। लेकिन उसके ऊपर क्या चार्ज करने बोला उसने, डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि 2013 में ऑफिस रेंट दे रहे थे, लेकिन अब 2014 में ऑफिस रेंट नहीं देके क्या दोगे, डेप्रिसिएशन। कितना दोगे, 6,000। समझ में आया क्या। तो क्या रेंट आएगा क्या इधर, नहीं। यूनिट तो 3,000 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सैलरी का कुछ बोला नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक कर लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन सेम। सेलिंग खर्चा पहले कितना था भाई 5, तो अभी भी सेलिंग खर्चा कितना रहेगा 5। और कुछ बोला है क्या, नहीं। देख लो और कुछ बोला है क्या, हाँ सर बोला तो है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024 या 14। कंसीडर दैट द कंपनी शैल चार्ज प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स चार्ज करेंगे। चलिए ठीक है। अब पहले आ जाता हूँ सैलरीज के ऊपर। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसा है वैसे ही। यूनिट 3,000 डिवाइड किया, बट ऑफिस रेंट आएगा नहीं, ये डैश हो जाएगा। ये 3,000 से आप चाहिए तो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब 2,34,000 में 25 और 6 31,000 ऐड हो जाएगा, 2,65,000 हो जाएगा। 3,000 से डिवाइड करोगे पर यूनिट। अब ये सेम ही रहेगा यहाँ पे भी। 3,000 यूनिट इंटू 5 करोगे 15,000 आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट कितना बोला है, 20% ऑन सेल्स। ऑन सेल्स का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। ऑन सेल्स मतलब सेल्स 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे कॉस्ट 80, ये 20, ये 100। अब 80% वैल्यू मालूम है कितना है, 2,80,000 है। तो 20% वैल्यू कितना आएगा, 2,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 करोगे, कितना आ रहा है 70,000 ऐड करोगे 3.5 लाख। समझा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट समझ में आया, समझा है, अरे हाँ। चलिए फिर से वापस से 2024 का कॉस्ट शीट बना के दिया है और 2025 का अपने को बनाने का। डेट में करेक्शन है, 24 दिया और 25 का प्रिपेयर करना है। 24 दिया है, 25 का प्रिपेयर करना है। पहले 24 रेडी करते। सबसे पहला इधर मटेरियल कंज्यूम ही दे दिया है, तो डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम 3,75,000। फिर लेबर दिया है 2,25,000। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या, नहीं। सीधा दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख डाल दिया। फिर और कोई फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस सैलरी आ गया, रेंट है ना ऑफिस, ऑफिस रेंट लिखना। जनरल एक्सपेंसेस 75,000, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 60,000। गुडविल नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में जाएगा, सेल्स कमीशन सेलिंग में जाएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के खर्चे में जाएगा, सेल्समैन सैलरी सेल्स में जाएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये समझ में आ गया। ये सब इनकम है, इनकम रिकॉर्ड नहीं करते। सेल्स दिया यूनिट के साथ 15 लाख और यूनिट दिया है 15,000। कोई ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया है क्या, नहीं। यहाँ से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक यूनिट सेम रहता है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो ये और ये पूरा सेम रहेगा। क्लियर है। और कॉस्ट शीट में कुछ आएगा क्या, नहीं। चलिए अब डिवाइड करेंगे तो रेट पर यूनिट मिल जाएगा सबका। 3,75,000 को 15,000 से डिवाइड किया 25, 2,25,000 को 15,000 से डिवाइड किया 15। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो 15,000 यूनिट ऐड करोगे 6 लाख रुपया आएगा।
6 लाख को 15 से डिवाइड करो 40 रुपये आएगा, बराबर है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में 3 लाख ऐड करना है तो 3 लाख मतलब 20 हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये 9 लाख और ये हो जाएगा 60 रुपये, बराबर है। नेक्स्ट 15,000 90 से डिवाइड होएगा 6 आ जाएगा, 75 15 से डिवाइड होएगा 5, 60 डिवाइड होएगा 4, 90 में ये सब ऐड हो जाएगा 11,25,000 हो जाएगा। अरे यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट 11,25,000 15,000 से डिवाइड कर दो, 75 सेम रहेगा। अब सेलिंग खर्चा ऐड कर दोगे, यहाँ तक क्लियर है। अब सेल्स मालूम है, कॉस्ट मालूम, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। इधर कोई परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, 15 14 तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा प्रॉफिट है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, चलिए अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट विल बी डबल। विल बी डबल मतलब पहले कितना था, सेल्स प्रोड्यूस भी 15, अब डबल हो जाएगा मतलब ये 30, बराबर है। यहाँ से लेके ऊपर वाला भी 30 हो जाएगा, बराबर है यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, 20% बढ़ जाएगा। राइस तो 25 का 20% बढ़ेगा मतलब कितना हो जाएगा, 5 रुपया बढ़ेगा मतलब 30 रुपया हो जाएगा। अरे हाँ, 30 इंटू 3 9 लाख हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद वेजेस का खर्चा इंक्रीज होगा 40%। तो वेजेस का खर्चा कितना था, 15 रुपया था, 40% बढ़ जाएगा मतलब 6 रुपया बढ़ जाएगा, सॉरी 6 रुपया बढ़ जाएगा मतलब 21 हो जाएगा। 30 इंटू 21 किया 6,30,000। यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000 फिक्स्ड है एंड would be remain at same level but variable would be same in proportion to the direct wages in 12-13। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर है। डायरेक्टली इधर ही आ गया। चलिए अब फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आता हूं। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था पहले, अब एडजस्टमेंट जो बोला है जरा ध्यान से सुनना क्योंकि अलग है ये। ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स 1.5 लाख क्या है, एंड वुड बी रिमेन सेम एट द लेवल, मतलब पिछले साल जो मैंने 3 लाख का खर्चा किया था ना उसमें 1.5 लाख फिक्स था तो 1.5 लाख वेरिएबल था। तो जो फिक्स था पिछले साल इस साल भी सेम था, पर पिछले साल ऐसा कुछ बोला नहीं था तो मैंने डायरेक्टली 3 लाख लिखा था। अभी मैं क्या करता हूं, वो 3 लाख हटा देता हूं। फिक्स कितना, 1.5 लाख, वेरिएबल कितना, 1.5 लाख, 15,000 यूनिट के हिसाब से ही था तो ये 10, ये भी 10 था। ये पिछले साल का 3 लाख का खर्चा। हाँ, अब इस साल भी उसने बोला जो फिक्स था वो फिक्स ही रहेगा, 1.5 लाख ही रहेगा। बट जो वेरिएबल खर्चा है, बट द वेरिएबल वुड बी इन सेम प्रपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस ऑफ 12-13। तो जरा पिछले साल वेजेस कितना था और वेरिएबल कितना था, 2,25,000 तो 1,50,000 था, 2,25,000 तो 1,50,000 था, हाँ या नहीं। इस साल कितना है तो कितना आएगा, समझ में आया लॉजिक क्या बोला है। जितना वेजेस का प्रपोर्शन में पिछले साल खर्चा था इस साल भी उतना ही होगा। तो जरा कैरी फॉरवर्ड करके चेक करते, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 का 10, 21 का कितना, पर यूनिट पे करो तो भी चलेगा, कॉस्ट में करना है तो भी। 15 था वेजेस तो वेरिएबल खर्चा कितना आया था, इस साल कितना है तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 10 डिवाइड बाय 15 कितना आया, 14 आया। अरे हाँ, इसका मतलब इस साल वेरिएबल खर्चा कितना रहेगा, समझा ये पॉइंट या बाउंसर गया। वापस एक बार सुनो, क्वेश्चन में कहा गया है कि पिछले साल जो भी तुमने लेबर फैक्ट्री का खर्चा किया था उसमें 1.5 लाख फिक्स था, बट पिछले साल तो डायरेक्टली तक 3 लाख रुपए लिखा था अपन ने, बराबर है कि नहीं। अब मैंने उसको बाइफरकेट करके दे दिया तो इसमें 1.5 लाख फिक्स था, 1.5 लाख वेरिएबल था।
अब जो फिक्स था इस साल भी वो फिक्स ही रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब पिछले साल वेरिएबल खर्चा कैसे किया था, बट पिछले साल जो वेरिएबल था वुड बी इन सेम प्रपोर्शन टू द डायरेक्ट वेजेस एज इन 2012-13। 12-13 मतलब वो जो 24 है वही। तो पिछले साल वेजेस का खर्चा 2,25,000 या 15, दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन दो, दोनों राइट है। आप कॉस्ट पे कैलकुलेट करो या रुपीस पे, बट मैंने आपको क्लियर बोला है जो भी चेंजेस करने का फैक्ट्री तक सब रेट पर यूनिट पे ही करने का। इसलिए पिछले साल लेबर का रेट कितना था वेजेस में 15, तो वेरिएबल खर्चा कितना था, तो इनका रेशो क्या था 15:10 का रेशो था। अरे समझा। तो अभी भी पिछले साल 15 रुपया अगर वेजेस था तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल 10 रुपया था, बराबर। इस साल 2025 में वेजेस 21 रुपया है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 इंटू 10 डिवाइड बाय 15 किया, 14 रुपया आया। तो इस साल मेरा फैक्ट्री का वेरिएबल खर्चा कितना आएगा, 14 रुपया। पॉइंट समझा या बाउंसर गया? अभी समझा, अच्छे से समझा है। चलो, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 14। यूनिट्स कितना है 30,000 ही है, तो 30,000 इंटू 14 करूँगा 4,20,000। समझा? समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा है? हाँ, यस, ठीक है। आगे बढ़ते भाई। आगे अब क्या खर्चा है जरा चेक करते हैं। टोटल ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 40। टोटल एडमिन का खर्चा, टोटल ऑफिस का खर्चा 40% बढ़ेगा। तो कैलकुलेटर लो, 90,000, 75,000, 60,000, कितना हुआ 2,25,000 आया। बोला कि जो भी तुम्हारा ऑफिस एडमिन का खर्चा है टोटल में कितना बढ़ेगा, 40% बढ़ेगा। तो जो भी तुम्हारा टोटल आया है पिछले साल का उसमें ऐड करो 40%, तो देखो 3,15,000 आएगा। तो इसका मतलब इस साल ऑफिस कितना, जनरल कितना, मैनेजमेंट कितना वो नहीं बोला है, उससे पहले पिछले साल जो भी तुमने खर्चा किया था उसका सिर्फ 40% बढ़ा दो, ऑफिस में इतना ही खर्चा होने वाला है। तो बाइफरकेट नहीं दिखाया मैंने, डायरेक्टली उसका टोटल दिखाया, कितना 3,15,000। समझा ये 3,15,000 कैसे आया? समझा ये 3,15,000 कैसे आया है? पक्का समझा है 100%? चलिए ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में दो है, एक 8.75 और 10। उसने बोला जो भी तुम्हारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है पर यूनिट कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। तो 8.75 का 20% 10.5, 10 रुपए का 20% 2 रुपया, मतलब ये 10.5 और 12 कैसे आया समझा? कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे 8.75 लिखो। कितना इंक्रीज करने बोला है 20%, तो प्लस 20% कर दो, 10.5 हो जाएगा। 10 है प्लस 20% करो 12 हो जाएगा। अरे समझा ये? समझा है यहां तक? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बढ़ेगा 10। पिछले साल सेलिंग प्राइस कितना था 100 था, 10 110 हो गया। और कुछ नहीं, डन है। चलिए फिर टोटल करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक हो गया था, टोटल मारते। 15,30,000 में ये सब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करोगे 3,15,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यही यहाँ पे भी सेम रहेगा, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बराबर है। ये हो जाने के बाद सेलिंग खर्चा 30,000 इंटू 10.5, 30,000 इंटू 12। अब ये ऐड करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलने के बाद सेलिंग प्राइस मालूम है, 30,000 इंटू 110 करोगे 33 लाख आ जाएगा। 30 लाख का सामान 33 लाख में बेच रहे तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा क्या रहेगा, प्रॉफिट। अमाउंट रॉन्ग है, 2,10,000 के आसपास आना चाहिए।
2,10,000 आएगा, 2,10,000, इसमें जीरो कम है, 2,10,000 इधर आएगा। समझा या बाउंसर गया? खत्म हुआ तुम्हारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट शीट टॉपिक खत्म हुआ, बट लेसन खत्म नहीं हुआ है, कॉस्ट शीट खत्म हुआ है। इस साल जो अपग्रेड हुआ है इसके अंदर और 2 चीज़ नए ऐड हुए, तो वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले, मतलब और 1-2 लेक्चर कॉस्ट शीट के ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम्हारा टॉपिक को और अपग्रेड कर देंगे। डन है? पक्का क्लियर? तो आज का क्लास इतना ही रखता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।